बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इतिहास का। ये थर्ड चैप्टर है। इसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसमें हमने विभिन्न स्तरों पर देखा है कि जो भौगोलिक स्वरूप था अलग अलग देशों का जो बटा हुआ है वो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से कैसे एक दूसरे के संपर्क में आया है। तो इसका अगला जो क्रम है हमारा, उसका नाम है वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय। तभी तक हमने देखा कि सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान कैसे हुए, भोजन का आदान प्रदान कैसे हुआ, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि जो एक अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमी थी, वो वर्ल्ड लेवल पर कैसे आगे बढ़ी और एक ग्लोबल इकोनॉमी कैसे बनी, क्योंकि सारे देशों की अपनी आवश्यकताएं अलग थी, अपनी अर्थव्यवस्था थी अलग अलग। तो सामाजिक आदान प्रदान, सैद्धांतिक आदान प्रदान और व्यवहारिकता के आधार पर जो भी आदान प्रदान थे वो सारे तो हुए, लेकिन ऐसा कैसे संभव हुआ कि संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था एक जैसी हो गई। यानी एक देश अगर आर्थिक मंदी का शिकार होता है तो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, दूसरा होता है तो तीसरे पर पड़ता है। यानी कि विश्व में आर्थिक क्षेत्र में घटने वाली कोई भी घटना कैसे सभी को प्रभावित करने लग गई, ना कि एक देश को। तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय। वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय, ठीक, इसको देखेंगे। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है कृषि के रूप में। कृषि में जैसे जैसे उन्नति होती है, विकास होता है, आवश्यकता बढ़ती जाती है, वैसे एक बड़ी अर्थव्यवस्था जन्म लेती जाती है और कृषि जन्य अर्थव्यवस्था जो है बड़े स्तर पर पैदा होती है और वो एक दूसरे देश को आपस में जोड़ती है और प्रभावित भी करती है। हुआ क्या कि 19वीं सदी में ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ी। ठीक, क्या होता है कि 19वीं शताब्दी में आबादी ब्रिटेन में तीव्र गति से बढ़ती है और इस आबादी के बढ़ने से जो खाद्य पदार्थ थे उनकी मांग बढ़ी। ठीक, उनकी मांग बढ़ी, यानी जो खाद्य पदार्थ थे, जो खाने पीने की वस्तुएं थी, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। अब जैसे इनकी खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी, वैसे ही लोग बाजारों की तरफ जाएंगे, और बाजारों में राशन खत्म। तो जब बाजारों में राशन खत्म तो क्या होगा, बाहर से मंगाया जाए। भाई जब भारत में खत्म हो गया मान लीजिए अनाज, तो क्या करेंगे, विदेश से संपर्क करेंगे, दूसरे देशों में जहां पर एक्स्ट्रा स्टोर है उसको हम यहाँ पर आयात कर लेंगे। लेकिन इस आयात की एक समस्या थी। एक कानून बना था कॉर्न लॉ। ठीक, जैसे आप लोग देखते हैं, खाते हैं पॉपकॉर्न क्या होता है, वही मक्का होता है, भुना हुआ मक्का पॉपकॉर्न हो जाता है। तो वही कॉर्न जो होता है, मक्के को कहते हैं कॉर्न। ठीक, मक्के को कहते हैं कॉर्न। अब हमारे यहाँ होता, हमारे देश में बना होता तो इसको कहते हैं मक्का कानून। लेकिन ये ब्रिटेन में बना था, अंग्रेजों के यहाँ बना था, अंग्रेजी से संबंधित था, तो इसीलिए इसको कहा गया कॉर्न लॉ। ठीक, इतना सा समझना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं, तो कॉर्न लॉ मक्का जो होता है उससे संबंधित है। इसका जो स्वरूप था वो क्या था कि जो बड़े व्यापारी थे उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, और सरकार पर दबाव बनाकर मक्का जो बाहर से आयात किया जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनवा दिया। ठीक, यानी हुआ क्या कि जो बाहर से दूसरे देशों से मक्का जब आता था, खरीद कर आयात होता था, तो बाजारों में उपलब्धता जो होती थी वो पर्याप्त हो जाती थी, और जब उपलब्धता पर्याप्त हो जाती थी तो वस्तु सस्ती हो जाती थी। तो ये जो व्यापारी यहाँ के थे, जिन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था लंबे समय से,
तो इनकी वस्तुएं महंगी नहीं बिक पाती थी। तो इन्होंने सोचा कि हम बड़े व्यापारी हैं, सामूहिक रूप से अगर दबाव बनाया जाए सरकार पे और सरकार इसके लिए तैयार हो जाए कि कल से हमारे देश में किसी भी दूसरे देश से मक्का का आयात नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, जब शॉर्टेज होगी तो हमारे यहाँ व्यापारी जो है जिनके पास स्टोर में रखा हुआ है वो मार्केट में निकालेंगे और उस मार्केट में निकालकर वो बेहतर दाम कमा सकेंगे, अच्छे मूल्यों पर उसको बेचेंगे, अच्छा लाभ कमाएंगे। इसी के लिए इन्होंने इसको कानून को पारित करा दिया। लेकिन जब लोग भुखमरी के शिकार हुए तब इन्होंने शासन के ऊपर दबाव बनाया। तो अब व्यापारी छोटे से वर्ग थोड़ा से थे, लेकिन आम जनता ये चाहती तो सत्ता परिवर्तन कर देती। भूखा व्यक्ति मरता क्या ना करता, किसी को भी मार सकता है, चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है, किसी को गोली मार सकता है भूखा व्यक्ति। ठीक, पेट की आग शांत करने के लिए व्यक्ति कुछ भी करता है। तो इनसे सरकार डरी और ये जो कॉर्न लॉ था इसको रद्द कर दिया गया। ठीक, रद्द कर दिया गया, इतना समझ में आया। अब जब ये कॉर्न लॉ रद्द हो गया तो क्या होगा, जो बाहर से वस्तु आने पर प्रतिबंध लगा हुआ था वो प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा और प्रतिबंध के समाप्त होते ही क्या होगा, अनाज आ सकेगा देश में और जब अनाज आएगा तो ये भुखमरी हो जाएगी समाप्त। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि कॉर्न लॉ ने जो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न की थी वो कॉर्न लॉ के समाप्त होते ही खत्म हो गई भुखमरी। इस तरह से हम भुखमरी की जो समस्या थी वो हो गई समाप्त। और इस भुखमरी की समस्या के समाप्त होने के बाद अब ये तो हो गई देश की आंतरिक व्यवस्था सुलझ गई, लेकिन इन परिवर्तनों ने वैश्विक व्यवस्था में क्या योगदान किया, जो आबादी में वृद्धि हुई उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया, इसको हमको देखना है यहाँ पर। जब आयात प्रारंभ हुआ तो जैसे जहां से वस्तु आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में विचारधारा आती है कि जब वहां से चलकर यहाँ तक आती है, इस मूल्य में मिलती है, तो क्यों ना अगर हम वहां पहुंच जाएं तो हो सकता है कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि और सस्ती हो जाए। भाई हम कभी कभी सोचते हैं कि जो वस्तु दिल्ली से यहाँ आई है चल के वो इतनी महंगी है, काश अगर हम खुद दिल्ली जाके खरीदते तो सस्ती होती, क्योंकि जो लेके आएगा तो प्रॉफिट लेगा। तो यही व्यवस्था थी कि इन अनाजों के बाहर से आयात का जो स्वरूप था उसमें मूल्यों की जो वृद्धि थी उससे प्रभावित होकर इस बढ़ी हुई जनसंख्या में काफी लोग दूसरे देशों तक चले गए, ठीक, दूसरे देश को निकलने लगे, बाहर चले गए। दूसरे देशों में जाकर वहां पर क्या किया कि खेत तैयार किए और इनमें कृषि आरंभ कर दी। अब क्या है, यदि कृषि आरंभ कर रहे हैं और उत्पादन हो रहा है, ठीक, तो उस उत्पादन को सोचेंगे कि हम जहां से आए हैं वहां ज्यादा मांग है। मान लीजिए आप दिल्ली पहुंचे कोई वस्तु लेने और वहां लगा कि अरे यहाँ पर शूज तो बहुत सस्ते हैं, ये हमारे यहाँ 3000 रुपए का मिलता है, यहाँ पे 500 रुपए का मिलता है, तो सोचते हैं कि लाओ 8-10 पीस खरीद लेके चलते हैं, कुछ अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको गिफ्ट कर देंगे, कुछ को वहां 3000 रुपए में 2000 पे बेच देंगे, तभी हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक, ऐसे भाई एक बिजनेस माइंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो व्यक्ति ऐसा कर भी सकता है। 10 सेट जूते वाला ना, कोई बड़ी बात नहीं, बैग में ले आए आप, आपका तो यहाँ काम हो गया। तो ऐसे यहाँ पर भी था कि कृषि में जो उत्पादन हुआ तो उसका इन्होंने उपयोग करने का जो रास्ता था वो ये निकाला कि जिस देश से ये आए थे, यानी जो ब्रिटेन से ये आए थे, इन्होंने उत्पादन करके ब्रिटेन को भेजा। और इस ब्रिटेन को भेजने की जो प्रक्रिया थी उससे क्या हुआ कि जहां पर ये उत्पादन कर रहे हैं, जिस देश में, मान लीजिए अमेरिका में उत्पादन कर रहे हैं और भेज रहे हैं ब्रिटेन को, तो ऐसे में क्या हुआ, एक अंतरराष्ट्रीय संबंध बनता है। और कैसा बनता है अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये बनता है कृषि से संबंधित, कृषि से जुड़ा हुआ एक अंतरराष्ट्रीय संबंध बनता है। यानी अब क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर जहां अनाज भेजा जा रहा है वो इन पर आश्रित हो जाएगा, इन पर निर्भर हो जाएगा। ठीक, जैसे हम कुछ चीजों पर निर्भर हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारी आदत में आ जाती है, फिर उसके बिना रह पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे इनके साथ भी होगा, ये इन पर आश्रित हो जाएंगे और जब यहाँ उत्पादन घटेगा तो क्या होगा, ये भूखमरी के शिकार हो जाएंगे।
भाई अगर इनके यहाँ ये व्यवस्था ना पहुंची होती यहाँ से उत्पादन होके तो क्या करते, कोई रास्ता निकालते हैं, लेकिन जब उत्पादन होकर इनके पास पहुंचने लगा ना तो उन्होंने रास्ता निकालने से बेहतर सोचा कि हम इन्हें से आयात करते रहेंगे। तो ऐसे में एक वैश्विक कृषि का उदय होता है, और इस वैश्विक कृषि में जो व्यक्ति ब्रिटेन से अमेरिका गया है कृषि करने, वो सोचेगा कि कुछ श्रमिक भी लाया जाए, क्योंकि वो पूरी कृषि स्वयं से तो कर नहीं सकता, उसको जंगल काट के खेत बनाना है, खेत बना के कृषि का उत्पादन करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो बाहर के लोगों को लाएगा। और इस तरह से पहले ये गए तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, पूंजी लगाई, पूंजी लगाकर वहां पर जंगल जमीन जो भी था उसको खरीदा, साफ किया, कृषि के लिए तैयार किया। फिर दूसरा क्या किया, ये श्रमिक लेके गए, श्रमिक लेकर गए। तो हमने 3 तरह के प्रभाव पढ़े थे, पूंजी का प्रभाव, एक श्रमिक का प्रभाव, 2 उसमें से थे। तो इस कृषिजन्य व्यवस्था के कारण श्रमिकों का प्रवाह हुआ, यानी एक देश के श्रमिक दूसरे देश तक पहुंचे। उसी के साथ साथ पहले पूंजी पहुंची, यानी पूंजी का प्रवाह, श्रमिक का प्रवाह, और उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है वस्तु का प्रवाह। तो हमने देखा कि यहाँ से लोग निकले, यहाँ जाकर पूंजी लगाई अमेरिका में, कृषि के लिए खेत तैयार किए, फिर श्रमिक लेके आए, श्रमिक लाए दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि अफ्रीका तब भी काफी पिछड़ा हुआ देश था और अभी भी काफी स्थिति वहां की कुछ क्षेत्रों की खराब है। तो इस दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से लोगों को लेके आए जो श्रमिकों के रूप में कार्य करते थे, और इन दोनों के सामंजस्य से वस्तुएं तैयार हुई और जो ब्रिटेन को आई। तो इस तरह से क्या होता है कि सर्किल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक श्रमिक, सॉरी यहाँ से एक पूंजीपति है, पूंजी लेकर जाता है, कृषक से मिलता है, कृषक वस्तु का उत्पादन करता है और ये वस्तुएं आ जाती हैं देश में, और उससे धन प्राप्त होता है, और ये धन क्या हो जाता है, एक तरह से वैश्विक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो इसके साथ हमने देखा कि एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, ठीक है। तो पूरे वीडियो में हमने देखा कि एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, इसका जो प्रभाव था वो 3 तरह के प्रभावों से प्रभावित होता है, पूंजी, श्रमिक और वस्तुओं से, ठीक। थैंक यू। बच्चों इसमें कुछ चीजें और भी जो छूट रही हैं उनको भी हम सोच रहे हैं ऐड कर दिया जाए, और जो है समय थोड़ा सा, बहुत थोड़ा ही समय हुआ है, अभी लंबा समय नहीं हुआ है, तो एक 10-5 मिनट और हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, तो काफी कुछ चीजें हमारी इसमें जुड़ जाएंगी जो इसी से जुड़ी हुई हैं। तो हमने देखा है कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, जिसमें हमने पूंजी, श्रमिक और वस्तुओं के प्रवाह की एक श्रृंखला को देखा है कि लोग जो है आबादी बढ़ने के बाद दूसरे क्षेत्रों में निकल कर गए, वहां पर उत्पादन किया, उत्पादन करके अपने देश को वापस भेजा, और अतिरिक्त उत्पादन को अन्य देशों की जिनकी मांग थी, जिनकी रिक्वायरमेंट थी, उनको बेचा और उनसे आर्थिक लाभ कमाया, और फिर बड़े स्तर पर उसका इन्वेस्टमेंट किया और उसको कृषि के क्षेत्रों में लगाकर अनेक उत्पादन किए, ठीक है। तो इसके आगे जो हम देखेंगे वो देखेंगे जो तकनीकी व्यवस्था थी, तकनीकी व्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के उदय में क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रही है, उसको देखते हैं। हमने देखा कि आबादी जो है वो एक देश से निकलकर दूसरे देश तक जा रही है, और इस क्रम में अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया आदि के क्षेत्रों में लगभग 15 करोड़ लोग यूरोप महाद्वीप से निकलकर आए, यूरोप महाद्वीप से आए, ठीक। इनके आने के क्रम के बाद हमने देखा कि एक तरह से वैश्विक कृषि का उदय हुआ, ठीक। यहां तक हमने देखा कि वैश्विक कृषि का उदय हुआ। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इन सारी उत्पादन की स्थिति में तकनीकी जो है उसका कैसे प्रयोग इन्होंने किया, और तकनीक की क्या आवश्यकता थी, उसका क्या महत्व था, उसने कैसे इन लोगों को प्रभावित किया, ठीक है। इनके कृषि उत्पाद जो थे उनको परिवहन के लिए साधन चाहिए थे, और उन साधनों के रूप में इन्होंने रेलवे और जहाज इनका प्रयोग किया, ठीक। इस तरह से इन्होंने रेलवे और जहाजों इनका प्रयोग किया।
साथ ही साथ इस परिवहन में सिर्फ अनाज ही नहीं लाया गया, बल्कि इसके स्थान पर इसके साथ साथ कपास व मांस का भी निर्यात किया गया। ठीक। नील का भी उत्पादन किया गया। देखिए यहाँ पर जो कपास और मांस और नील, ये तीनों चीजें जो है वो कृषि से संबंधित है। अब इसमें मांस कृषि से कैसे संबंधित है, वो उसका संबंध इसलिए है क्योंकि जब कृषि उत्पादन होगा, चारागाह होंगे, व्यक्ति कृषक होगा तो पशुओं का पालन करेगा और उस पशुपालन से दूध और मांस, दोनों चीजें प्राप्त होगी। तो जो जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो यूरोप का क्षेत्र है, वहां पर मांस की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी और ऐसे में इन क्षेत्रों के लिए मांस एक अच्छा स्रोत हो सकता था आय का। तो यहाँ पर जो भी कृषि क्षेत्रों में विकास हुआ, प्रोडक्शन के साथ साथ इन्होंने मांस का उत्पादन बढ़ा दिया और मांस के उत्पादन से इन्होंने बड़े स्तर पर आर्थिक लाभ प्राप्त किया। ठीक। तो ये हमारा जो था वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय का पूरा स्वरूप है कि हमने कृषि को देखा कि कृषि की आवश्यकता क्या थी, कृषि की उन्नति कैसे हुई और उस उन्नति के बाद में कैसे चीजें विकसित हुई और कैसे आगे बढ़ते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय करती है, वैश्विक कृषि का उदय करती है। और उस वैश्विक कृषि के साथ साथ परिवहन आदि जैसे संसाधनों का क्या महत्व है और कैसे इनका प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ मिला। ठीक। यहाँ तक हमने देखा है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, जो चीजें हैं, वो हमारा है तकनीकी से संबंधित है कि तकनीकी का विकास कैसे हुआ और तकनीकी का प्रयोग कैसे हुआ। यानी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है जिसको पढ़ रहे हैं, उसके उदय में तकनीक की भूमिका है। अब ये तकनीक क्या होता है? तकनीक का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक। यानी कि कार्य करने की नई पद्धतियां, कार्यों में सहयोग देने के लिए नए संसाधनों का आ जाना क्या हो जाता है? तकनीकी विकास कहलाता है। ठीक। टेक्निकल रूप से डेवलप हो जाना, या फिर अपना जो कार्य आप करते हैं उसको करने के लिए उसमें आपकी मदद करने के लिए कुछ मशीनें या कुछ संसाधन अन्य आ जाए जो आपको सहयोग करें और आपका समय बचाएं, आपका समय बचाते हुए आपके श्रम की बचत करें। ये क्या होता है? एक तरह के तकनीकी विकास होता है जिसका विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग महत्व है। ठीक। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तकनीक की भूमिका वैश्विक अर्थव्यवस्था के उदय में क्या रही है। हमने देखा है कि कृषि का आरंभ होता है, वो कृषि जो है वो वैश्विक कृषि के रूप में आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ती है तो हमने देखा कि कुछ संसाधनों का विकास हुआ, जिसमें रेलवे और जहाज आदि थे, जिनसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं। तो वही तकनीकी विकास है हमारा, उसी को यहाँ पर हमको देखना है। तो रेलवे भाप इंजन, इससे पहले कोयला और फिर उसके बाद भाप का इंजन, स्टीम इंजन, ये सारी चीजें हैं। ये क्या है? एक विकास क्रम है, विकास क्रम है। रेलवे में कोयला, भाप, बिजली, डीजल, ये सारे इंजन हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते गए, कम संसाधनों के खर्चे के साथ, कम खर्च के साथ अधिक कार्य करने के लिए विकसित होते गए। यही हमारा तकनीकी विकास है। लेकिन तकनीकी जो आरंभ रहा है, जो शुरुआत रही है, वो रेलवे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि रेलवे का बहुत बड़ा महत्व है किसी भी व्यापार के लिए। इन सब के आने से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा। ठीक। अनेक क्षेत्र जो थे उनमें सहयोग की जो वृद्धि थी वो होती है, इससे लोगों को सहयोग प्राप्त होता है, हेल्प मिलती है अपने कार्यों के लिए। आवागमन के साथ साथ जो परिवहन के साधन से, उसके साथ साथ जो माल था उसकी ढुलाई भी सरल हो गई।
हो गई। इसी के साथ समय की बचत, इसी के साथ समय की बचत हुई। समय के साथ साथ श्रम की बचत, श्रम की बचत, और इन दोनों की बचत से क्या होगा? आर्थिक लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा। ठीक, इस तरह से हमने देखा कि जो परिवहन के साधन है उनका विकास होता है, और उनके विकास होने से हमारे समय की और श्रम की दोनों की बचत होती है, तो हमारा आर्थिक लाभ क्या हुआ? वो बढ़ गया। यानी अगर हम व्यापार के लिए यातायात पर 1000 रुपए खर्चा करते थे तो हमारा वो 500 खर्चा होने लगा, और जब 500 खर्चा होने लगा तो 500 हमारे पास अधिशेष अतिरिक्त बचने लगा। तो इस तरह से हमारी जो आर्थिक स्थिति होगी वो बेहतर होगी, और आर्थिक लाभ हमारा जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है। 1870 ईस्वी की अगर बात की जाए तो इस समय तक जो मांस था वो सीधे नहीं पहुंचता था, बल्कि जानवरों को भेजा जाता था। जानवरों को भेजा जाता था। जानवरों को भेजने के बाद उनकी जो देख रेख है, उनका यानी रख रखाव और भोजन उनका यात्रा के दौरान भी और यात्रा समाप्त होने के बाद भी, जहां भी पहुंचेंगे वहां पर उनको भोजन की आवश्यकता तत्काल होगी। ठीक, कुछ पशु बीमार होकर मर भी सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके रख रखाव पर जानवरों को रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर उनका कटा हुआ मांस रखा जाए तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो जानवरों के रख रखाव पर, फिर उनके खाने पीने के लिए वहां पहुंचते ही चारागाह की व्यवस्था होनी चाहिए, और रास्ते में जाने के लिए चारा होना चाहिए जो खाते हुए जाए, क्योंकि समुद्री यात्राएं महीनों चलती हैं। महीनों की यात्रा में उनके लिए अच्छा खासा भोजन होना चाहिए, और साथ ही साथ यदि रास्ते में किसी बीमारी से वो प्रभावित हो गए, बीमार हो गए, किसी संक्रमण से ग्रस्त हो गए समुद्र में, तो क्या होंगे? मर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लाभ होता था वो कम होता था, नुकसान की संभावनाएं अधिक रहती थी। लेकिन जब परिवहन के साधनों का विकास हुआ तो परिवहन के साधनों के साथ साथ रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था आई, यानी ठंडा करने की व्यवस्था आई। तो ऐसे में जहाजों में, जो पानी के जहाज होते थे उनमें, और ट्रेनों में एक जो है पुरानी पद्धति से जल के द्वारा उनको ठंडा करके, रेफ्रिजरेट करके, रेफ्रिजरेशन के माध्यम से लंबी दूरी की यात्रा कराना सुनिश्चित हो सका। उस लंबी दूरी की यात्रा में ये मांस खराब नहीं होता था, क्योंकि वो रेफ्रिजरेशन के माध्यम से जाता था। तो ऐसी स्थिति में जानवरों का चारा बचता था, उनके रखरखाव की जिम्मेदारी बचती थी। खड़े सीधे जानवर जगह स्पेस ज्यादा लेते थे, वो स्पेस कम आवश्यकता पड़ती थी, वो बचता था, और उसके साथ साथ लाभ के चांसेस 100% होते थे, यानी नुकसान ना के बराबर होता था। इस तरह से हम देखते हैं कि जो कृषि से वैश्विकता आरंभ हुई, वैश्विक संपर्क जो कृषि के माध्यम से आरंभ हुआ, वो कहां तक आता है? पशुपालन तक। ठीक, क्योंकि कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यानी जहाँ कृषि होगी वहां पशुपालन होगा, जहाँ पशुपालन है वहां कृषि होगी। तो इसीलिए हमने वैश्विक अर्थव्यवस्था के उदय के जो दो महत्वपूर्ण कारक थे, कृषि और पशुपालन, इनको देखा, और इन दोनों के बड़े स्तर के उत्पादन के कारण जो देश जनसंख्या में अधिक थे उन्होंने इसकी मांग बढ़ाई, और इससे क्या हुआ कि एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय होता है, और उस वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण उपनिवेशवाद आता है। ठीक, जैसे जैसे मांग बढ़ती गई तो ये प्रोडक्शन करने वाले क्या करते हैं? उन क्षेत्रों तक भी जाते हैं जहां पर वो कभी नहीं जाते थे। उन क्षेत्रों में जाकर के वहां पर भूमि पर कब्जा करते हैं, उत्पादन को बढ़ाते हैं, कृषि क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाते हैं, कुछ वहां के मजदूरों से करवाते हैं। अभी हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका से मजदूरों को ले जाकर अमेरिका में कार्य करवाया गया, लेकिन जब भारत की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर नील की खेती, कपास की खेती भारतीयों से ही छलदम्भ के माध्यम से, धोखे के माध्यम से भारतीयों की जमीन को एक्वायर कर लेना और उन्हीं से कृषि करवाना और उन्हीं से उनके संसाधनों को, उत्पादन वस्तुओं को खरीद लेना और खरीदने के बाद उनको न्यूनतम मूल्य दे देना,
ये व्यवस्था यहाँ अपनाते हैं। अमेरिका जब पहुंचते हैं तो अफ्रीका से मजदूर लेके जाते हैं, और भारत आते हैं तो चाय का उत्पादन हो, चाहे अफीम का उत्पादन हो, चाहे नील का उत्पादन हो या कपास का उत्पादन हो, इन सब का उत्पादन ये भारत में जो गरीब जनता थी उसी के माध्यम से करवाते हैं और उसी का शोषण करते हैं। ठीक, तो आगे आगे हम जैसे उपनिवेशिक व्यवस्था पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे कि कैसे देशों में इनका औपनिवेशिक विस्तार हुआ, उपनिवेश बनाया उन्होंने देशों को अपना, और कैसे उसके संसाधन जो थे उनको छीना, और वहां की जो मूल जनता थी, जो आम जनमानस था, जो वहां के संसाधनों पर निर्भर था, प्राकृतिक संसाधनों पर, उससे उस संसाधन को छीन लिया और उन्हें भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। तो हमने यहाँ पर कृषि और पशुपालन दो को देखा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के उदय में कैसे भूमिका निभाते हैं। तो फिर इसके आगे जो हमारा आएगा तो वो आएगा 19वीं शताब्दी के अंत में औपनिवेशवाद। हमने यहाँ पर देखा कि इस सारी व्यवस्थाओं के कारण उपनिवेशवाद का जन्म होता है। अब यहाँ पर हम उपनिवेशवाद को समझेंगे और उपनिवेशवाद के साथ साथ उपनिवेशवाद के कारण किसको किस हद तक इन्होंने प्रभावित किया और क्या समस्याएं देशों में जाकर इन्होंने उत्पन्न की, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है।